Good morning, students. Today I will continue the chapter 1 of class 11, that is the living world. The living world. Okay? Now, in the previous class we have already deal about binomial nomenclature. Today we deal about identification and classification. So हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, what is identification? What is identification? ठीक है, identification क्या है? It is finding the correct name and place of an organism. ठीक है, it is finding the correct name and place of an ऑर्गेनिज्म. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी ऑर्गेनिज्म के लिए करेक्ट नेम और प्लेस को सॉर्ट आउट करते हैं. कैसे? इन अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इन अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इन अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, with the help of identification key, with the help of identification key. ठीक है, that means identification का main purpose क्या है? Finding the correct name and correct place of an organism in a system of classification with the help of identification key. Okay, now we go through the point identification key. This identification key are of two type, what we study in the next class, that is bracketed key, indented key. Okay, now let's come to the next point. How it identifies the organism? By comparing the unknown organism with already known organism placed in a particular system of classification. Okay, so it also includes comparing. It also includes comparing. किसको कंपेयर कर रहा है? इट ऑल्सो इंक्लूड्स कंपेयरिंग एन ऑर्गेनिज्म विथ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज. It also includes comparing an organism with the dissimilarities and similarities of already known organism. जो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी हमारे लिए नोन है, ठीक है, उसके साथ जो न्यू ऑर्गेनिज्म है उसको हम कंपेयर करेंगे और ये पता लगाएंगे कि उस नोन ऑर्गेनिज्म के साथ जो अननोन ऑर्गेनिज्म है वो मैक्सिमम सिमिलर कैरेक्टर शेयर कर रहा है कि मैक्सिमम डिससिमिलर कैरेक्टर शेयर कर रहा है. अगर सिमिलर कैरेक्टर शेयर कर रहा है तो सेम ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में रखेंगे. अगर डिससिमिलर कैरेक्टर शो कर रहा है तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ फिर से कंपेयर करना शुरू करेंगे, या अगर किसी से नहीं मिलता है तो एक नए ग्रुप या टैक्सॉन को क्रिएट करेंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट, व्हाट इज क्लासिफिकेशन? व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच अ ऑर्गेनिज्म इज ग्रुप्ड into a convenient category.
It is the process by which an organism is grouped into a convenient categories। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग किया जाता है कन्वीनियंट कैटेगरी। कन्वीनियंट कैटेगरीज के लिए कौन सा होगा? जिसके साथ वो सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर शेयर कर रहा है। ठीक है, इनटू अ कन्वीनियंट कैटेगरीज based on some characters। okay, अब there are two types of या two branches of classification, two branches of classification। ये दो ब्रांचेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होगा? फर्स्ट, सिस्टमेटिक्स एंड सेकेंड टैक्सोनॉमी। ओके, तो क्लासिफिकेशन का दो ब्रांच है, पहला सिस्टमेटिक्स और दूसरा टैक्सोनॉमी। बेसिकली क्लासिफिकेशन क्या है? आई थिंक हम लोग समझ गए चुके हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप किया जाता है इनटू अ कन्वीनियंट कैटेगरी। किसके आधार पर? बेस्ड ऑन सम कैरेक्टर्स। नाउ अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट आर सिस्टमेटिक्स, व्हाट आर इट्स बेसिस ऑफ स्टडी एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक्स। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टमेटिक्स। देखो, सिस्टमेटिक्स what is systematics? Simpson in 1961 defined systematics as a branch of biology that deals with the diversity of an organism at every level of classification। Simpson 1961 defined systematics as a branch of biology that deals with diversity of an organism at every level of classification, that deals with diversity of organism at every level of classification। ठीक है, तो सिम्पसन ने डिफाइन किया कि सिस्टमेटिक बायोलॉजी का वो ब्रांच है जो डील करता है किसमें? डाइवर्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में कितने भी वेरिएशंस है एट एवरी लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सिस्टमेटिक्स। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ सिस्टमेटिक स्टडी। बेसिस ऑफ सिस्टमेटिक स्टडी। बेसिस ऑफ सिस्टमेटिक स्टडी क्या है ये समझिए। बेसिस ऑफ सिस्टमेटिक स्टडी 4 है। पहला, कैरेक्टराइजेशन। ओके, सेकेंड, आइडेंटिफिकेशन। थर्ड,
क्लासिफिकेशन, and the fourth is naming or nomenclature. ठीक है, तो पहला बेसिस क्या है सिस्टमेटिक स्टडी का? कैरेक्टराइजेशन. व्हाट इज कैरेक्टराइजेशन? द ऑर्गेनिज्म इज टू बी स्टडीड, ठीक है, इज डिस्क्राइब्ड फॉर और इट्स मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टर. द organism to be studied is described for all its morphological and other character. मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर, अदर कैरेक्टर में आ जाएगा एनाटॉमी, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ये सब. तो बोला जा रहा है कि कैरेक्टराइजेशन में क्या होता है कि सबसे पहले जिस ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी करेंगे, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म को हम डिस्क्राइब करेंगे फॉर ऑल इट्स मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टर. जब हम ऑर्गेनिज्म के टोटल कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर लिए, एनालिसिस कर लिए, तो नेक्स्ट हमारा काम होगा आइडेंटिफाई करना. अब यहाँ पे सवाल है व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्टडीड कैरेक्टरिस्टिक्स. हम कैरेक्टराइजेशन कर चुके हैं. Based on the studied characteristics, the identification of an organism is carried out. Based on the, ठीक है, based on the studied characteristics, based on the studied characteristics, the identification of an organism, the identification of an organism is to be carried out. The identification of an organism is to be carried out to know, क्या जानना है? To know whether it is similar to know whether it is similar to any known group or taxa. बोला जा रहा है कि स्टडीड कैरेक्टर्स के आधार पर, बेस्ड ऑन द स्टडीड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि हम ऑलरेडी कैरेक्टराइजेशन कर चुके हैं, ये पहचानना है कि जो ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वेदर WETHER, whether it is similar to any known group or taxa, क्या किसी known group या taxon से ये similar है कि नहीं है. जब ये आइडेंटिफाई कर लेंगे तब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा क्लासिफिकेशन. व्हाट इज क्लासिफिकेशन? द ऑर्गेनिज्म इज नाउ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिजेम्बलेंस टू डिफरेंट टैक्सा. जो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, द ऑर्गेनिज्म is to be classified on the basis of, the organism is to be classified on the basis of its resemblance to क्या? different taxa. different taxa. जो ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करेंगे, तो ऑर्गेनिज्म इज टू बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिजेम्बलेंस टू डिफरेंट टैक्सा. ये हो गया क्लासिफिकेशन. अब क्लासिफिकेशन के बाद सपोज कर लो जो नया ग्रुप को हम कैरेक्टराइज किए, आइडेंटिफाई किए, जब हम क्लासिफाई किए तो हमें क्या मिला? इट इज पॉसिबल दैट द आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म इज नॉन सिमिलर और इट इज नॉट सिमिलर टू एनी ऑफ द नोन ग्रुप और टैक्सा. को किसी भी नोन ग्रुप और टैक्सा से उसका कैरेक्टर नहीं मिल रहा है. इन दैट केस व्हाट वी डू, वी रेज्ड अ न्यू ग्रुप और टैक्सॉन. हम एक नया ग्रुप या टैक्सॉन को क्रिएट करेंगे और उसमें इस ऑर्गेनिज्म को हम
एकोमोडेट करेंगे यानी प्लेस करेंगे। ठीक है, ये किस में करेंगे? क्लासिफिकेशन में। और इसके बाद जब हम क्लासिफाई कर लिए, ओके, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, जब हम क्लासिफाई करेंगे तो क्या करेंगे? क्लासिफाई जब हम करेंगे तो हम ये करेंगे कि ये जो तुम्हारा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? ये ऑर्गेनिज्म को हम फिर स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे? कि इसको कौन सा साइंटिफिक नेम देना है, और साइंटिफिक नेम किसके आधार पर देंगे? बायनोमियल नोमेनक्लेचर के आधार पर। ठीक है, ऑन द सेट रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर वी प्रोवाइड अ पर्टिकुलर नेम टू दिस ऑर्गेनिज्म। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो नेमिंग और नोमेनक्लेचर भी हो गया। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स इज ऑफ टू टाइप, क्लासिकल सिस्टमैटिक्स एंड मॉडर्न सिस्टमैटिक्स। ओके, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट। सबसे पहला है क्लासिकल सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स ओके इज ऑफ टू टाइप। सिस्टमैटिक कितने प्रकार का है? दो तरह का है। क्लियर? सिस्टमैटिक्स इज ऑफ टू टाइप्स। सिस्टमैटिक्स दो प्रकार का है। व्हाट आर दे? फर्स्ट इज क्लासिकल, फर्स्ट इज क्लासिकल टैक्सोनॉमी एंड द सेकेंड इज मॉडर्न सिस्टमैटिक्स। सेकेंड इज मॉडर्न टैक्सोनॉमी या सिस्टमैटिक्स, जो भी बोलो। ठीक है, now we must describe one by one what is classical and what is modern taxonomy. Okay, देखो देखो सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिकल सिस्टमैटिक्स या क्लासिकल टैक्सोनॉमी। क्लासिकल टैक्सोनॉमी, ठीक है। क्लासिकल टैक्सोनॉमी क्या है? ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स with normal individual considered to be the same, whereas their variation are regarded as imperfect impression। मतलब इस कंसेप्ट में स्पीसीज को स्टैटिक माना गया, उसके किसी वेरिएशन को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। तो क्या लिखेंगे? इट इज बेस्ड ऑन observable, it is based on observable morphological characters, observable morphological characters with normal individual, with normal individual considered, with normal individual considered to be the same, with normal individual considered to be the same, whereas their variations are believed to be
a imperfect impression. Believed to be a imperfect impression. बोला जा रहा है जो क्लासिकल टैक्सोनॉमी है ये बेस्ड है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर विथ नॉर्मल इंडिविजुअल कंसिडर्ड टू बी द सेम, जबकि whereas there are variations, इसका जो वेराइटीज होता है बिलीव टू बी इम्परफेक्ट इंप्रेशन, इम्परफेक्ट इंप्रेशन. ओके, इस क्लासिकल टैक्सोनॉमी को कौन ऑरिजिनेट किया? इट इज ऑरिजिनेटेड विथ प्लूटो, एरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस अप टू लिनियस. ओके, एंड हिज कंटेम्पररीज. क्लियर? नाउ क्लासिकल टैक्सोनॉमी, classical taxonomy originated with Plato, ठीक है, followed by Aristotle, that is father of biology and zoology, ठीक है, Theophrastus, that is father of botany, up to Linnaeus, and his contemporaries, और जो उसके फॉलोअर्स हैं या उसके बाद जो हैं, and his contemporaries. ठीक है, तो क्लासिकल टैक्सोनॉमी को कौन ऑरिजिनेट, किसके साथ ऑरिजिनेट किया? प्लेटो के साथ. इसको और ज्यादा डेवलप किया एरिस्टोटल, फिर थियोफ्रेस्टस अप टू लिनियस एंड हिज contemporaries. Now we must know what are the characteristics of classical taxonomy. Okay? देखो, तो यहां तक समझ आ गया, यहां तक हम मिटा देते हैं. ठीक है, ध्यान से देखो. ठीक है, पहला कैरेक्टर क्या होगा? स्पीसीज आर डिलिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. स्पीसीज को जो कैरेक्टराइज किया गया, आइडेंटिफाई किया गया, क्लासिफाई किया गया, उसका बेसिस क्या है? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. स्पीसीज आर डिलिमिटेड ऑन द बेसिस of its morphological characters. Species को डिलिमिट किया गया on the basis of its morphological character. Now, a few individual or preserved specimen are used for study. In classical taxonomy, a few individual or their preserved specimen are used for study. ठीक है, कुछ इंडिविजुअल या उसका प्रिजर्व स्पेसिमेन को ही स्टडी के लिए यूज किया जाता है. इट इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल कंसेप्ट. इट इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है इसको? टोपोलॉजिकल कंसेप्ट. टोपोलॉजिकल कंसेप्ट. नाउ नेक्स्ट, थर्ड. ठीक है, थर्ड क्या है? स्पीसीज आर बिलीव टू बी स्टैटिक और इम्यूटेबल. स्पीसीज आर बिलीव्ड to be static और immutable. स्पीसीज को क्या माना गया? स्टैटिक माना गया या इम्यूटेबल माना गया. मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता है. जो भी स्पीसीज का कैरेक्टर है वो स्टैटिक या स्थिर, स्टेबल होगा. एंड फाइनली species
is the center stage of study. Species is the center stage of study. किसमें species center stage of study है? क्लासिकल टैक्सोनॉमी में. Its variations या its subunits are not important. Subunits are not important. तो फर्स्ट है कि स्पीसीज को डिलिमिट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. ये पहला हो गया. दूसरा क्या है? दूसरा है कि कुछ इंडिविजुअल को या उसके प्रिजर्व स्पेसिमेन को यूज किया गया स्टडी के लिए. इसको कहा जाता है टोपोलॉजिकल कंसेप्ट. सेकेंड, स्पीसीज यहां पे क्लासिकल टैक्सोनॉमी के आधार पर माना गया. इट इज बिलीव्ड टू बी स्टैटिक और इम्यूटेबल. दैट इज दे आर नॉट अंडरगोइंग एनी टाइप ऑफ चेंज. नाउ स्पीसीज आर द सेंटर स्टेज ऑफ स्टडी, बट इसका जो सब यूनिट्स है, जो वेरिएशन है, दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट. वो इसको माना ही नहीं. ठीक है. इसके बाद फिर एक नया कंसेप्ट आया जो इसके कमी को दूर किया. दैट इज कॉल्ड न्यू सिस्टमेटिक्स, जिसको जूलियन हक्सले ने 1940 में दिया. दैट इज कॉल्ड मॉडर्न टैक्सोनॉमी ऑफ सिस्टमेटिक्स. ओके. तो अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न टैक्सोनॉमी. न्यू सिस्टमेटिक्स. ठीक है. देखो, न्यू सिस्टमेटिक्स में क्या हुआ. इसमें लिखेंगे द टर्म न्यू systematics was coined by Julian Huxley. इसको कॉइन किया जूलियन हक्सले 1940. The term new systematics was coined by Julian Huxley in 1940. Now it is a, ठीक है, इट इज अ टैक्सोनॉमिक स्टडी. इट इज अ टैक्सोनॉमिक स्टडी, या लिख सकते हैं इट इज अ सिस्टमेटिक स्टडी. ठीक है. इट इज अ सिस्टमेटिक स्टडी. मॉडर्न टैक्सोनॉमी बोले, मॉडर्न सिस्टमेटिक्स बोले, बात एक ही है. इट इज अ सिस्टमेटिक स्टडी विच टेक्स into consideration, which takes into consideration all types of characteristics, जो कि कंसिडर करता है all types of characteristics including those from classical, ठीक है, इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम क्लासिकल मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर. एनाटॉमी का मतलब स्टडी ऑफ इंटरनल कैरेक्टर. साइटोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, केमिकल कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सेल. हिस्टोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, केमिकल कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू. बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी एक्सेट्रा. ठीक है. अब ऑफ विच द पॉपुलेशन इंस्टेड ऑफ फ्यू टोपोलॉजिकल स्पेसिमेन. ठीक है. तो बोला जा रहा है कि इसमें हम सिर्फ स्पीसीज को स्टडी नहीं करते हैं, उसके जितने भी वैरायटीज हैं उसको भी स्टडी करते हैं. ठीक है. यानी हम इसमें बायोलॉजिकल कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, ना कि टोपोलॉजिकल कंसेप्ट को.
टोपोलॉजिकल कंसेप्ट को हम सिर्फ कुछ स्पेसिमेन या एक स्पीसीज को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उसके सब यूनिट्स को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे स्पीसीज और उसके वेरिएशन दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और दोनों के एक टोटल कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, एंड दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंसेप्ट। यानी न्यू सिस्टमेटिक्स में कौन कंसेप्ट है? बायोलॉजिकल कंसेप्ट, और क्लासिकल में कौन कंसेप्ट है? टोपोलॉजिकल कंसेप्ट। नेक्स्ट लिखेंगे इट इज, यानी जो न्यू सिस्टमेटिक्स है, ठीक है, या मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो भी बोलो, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसका दो नाम और है, क्या क्या? एक बायोसिस्टमेटिक्स और दूसरा पॉपुलेशन सिस्टमेटिक्स। एक दो, एक नाम है बायो सिस्टमेटिक्स और दूसरा नाम है पॉपुलेशन सिस्टमेटिक्स। नेक्स्ट, इट्स ट्राइड टू ब्रिंग, जब हम इतने डिटेल में किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्टडी करेंगे, बहुत क्वाइट नेचुरल है कि इट्स ट्राइड टू ब्रिंग अबाउट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एमंग ऑर्गेनिज्म। इट स्ट्राइव टू ब्रिंग अबाउट evolutionary, okay, relationship among organism। ये क्या ब्रिंग कर रहा है? इट ब्रिंग अबाउट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एमंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हम इसके कैरेक्टर्स को जानेंगे। जैसे उसमें था ना कि स्पीसीज आर डिलिमिटेड on the basis of morphological character, species are regarded as specific, static और immutable। तो न्यू सिस्टमेटिक्स का क्या क्या कैरेक्टर है? ठीक है, अब देखो, ठीक है, पहला कैरेक्टर क्या है? New systematics is based on the study of all type of variation in the species. It is based on the study of all types of variation. It is based on the study of all types of variation in the species. It is based on the study of all types of variation in the species. Second, along with morphological character, other investigations are also carried out. Along with morphological characters, other, ठीक है, along with morphological characters, other investigations are also carried out। अभी हम लोग देखें ना कि मॉर्फोलॉजी के साथ एनाटॉमी, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी, सभी कैरेक्टर को हम स्टडी कर रहे हैं। तो along with morphological character, other investigations are also carried out to know the varieties of trait, ट्रेट का यानी कैरेक्टर का कितना वेराइटीज है, इसको भी हम तभी जान सकते हैं किसी स्पीसीज का जब हम मॉर्फोलॉजिकल के साथ अदर कैरेक्टर्स को भी इक्वली स्टडी करें। ठीक है, थर्ड, delimitation of species is carried out on the basis of all its biological delimitation. Delimitation of the species is carried out on the
basis of all its बायोलॉजिकल डिलिमिटेशन। सिंपल है, यहां पे जब हम ऑर्गेनिज्म को डिलिमिट कर रहे हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमी में या न्यू सिस्टमेटिक्स में, तो इसका आधार है ऑल इट्स बायोलॉजिकल डिलिमिटेशन, मतलब उसके जितने भी कैरेक्टर हैं, राइट फ्रॉम मॉर्फोलॉजी टू इकोलॉजी, सभी को डिलिमिट कर रहे हैं। नेक्स्ट, इस न्यू सिस्टमेटिक्स में जब हम ओवरऑल कैरेक्टर, ईच एंड एवरी कैरेक्टर को एनालाइज कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो क्या फायदा है? ट्रेड्स इंक्लूडिंग प्रिमिटिवनेस एंड एडवांसमेंट्स आर फाइंड आउट। ट्रेड्स यानी कैरेक्टर्स, इंक्लूडिंग या इंक्लूड प्रिमिटिवनेस एंड एडवांसमेंट आर फाइंड आउट या फाउंड आउट। इसके द्वारा हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सा कैरेक्टर प्रिमिटिव है और कौन सा कैरेक्टर मॉडर्न यानी एडवांस्ड है। नेक्स्ट, इंटर रिलेशनशिप आर ब्रॉट अबाउट। हम इससे आसानी से पता लगा सकते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म को हम कैरेक्टराइज कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, वो किस ऑर्गेनिज्म के साथ मैक्सिमम को रिलेटेड कैरेक्टर शेयर कर रहा है। इंटर रिलेशनशिप आर कैरिड आउट। इंटर रिलेशनशिप को कैरिड आउट। नेक्स्ट, स्पीसीज कंसिडर्ड डायनामिक। स्पीसीज कंसिडर्ड डायनामिक। स्पीसीज को क्या कंसिडर्ड किया जा रहा है? डायनामिक, मतलब इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। जबकि क्लासिकल में क्या था? स्पीसीज कंसिडर्ड स्टैटिक। ये दोनों में बिगर डिफरेंसेस है। अब यहां तक जब हम पढ़ लिए, वी मस्ट नो, वी कैन डिफरेंशिएट नाउ इजीली। हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं ना भाई कि क्लासिकल और मॉडर्न टैक्सोनॉमी में क्या डिफरेंसेस है। तो हमारा नेक्स्ट होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड न्यू सिस्टम। ओके, differentiation between क्या क्लासिकल एंड मॉडर्न टैक्सोनॉमी या न्यू सिस्टमेटिक्स भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडर्न टैक्सोनॉमी, क्लासिकल टैक्सोनॉमी और दूसरा हो गया मॉडर्न टैक्सोनॉमी। क्लासिकल टैक्सोनॉमी में क्या होगा? स्पीसीज ऑक्यूपाई द सेंट्रल वर्क ऑफ सिस्टमेटिक्स। स्पीसीज occupies the central position of systematics। क्योंकि स्पीसीज के वैरायटी को स्टैटिक ये क्या बोलता है? दीज आर नॉट ऑफ एनी इंपॉर्टेंस, सेंट्रल पोजीशन। मॉडर्न टैक्सोनॉमी में क्या होगा? स्पीसीज एंड ऑल टाइप्स ऑफ वेरिएशन। स्पीसीज एंड ऑल टाइप्स ऑफ variations occupies the central position। सेकेंड क्या है? सेकेंड है मॉर्फोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ अ स्पीसीज इज गिवन। मॉर्फोलॉजिकल डेफिनेशन of a species is given।
मॉर्फोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ अ स्पीसीज इज गिवन। यहां पे क्या होगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अ स्पीसीज इज गिवन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अ स्पीसीज इज गिवन। ठीक है, और थर्ड डिफरेंस क्या होगा, थर्ड डिफरेंस होगा स्पीसीज इज कंसिडर्ड टू बी स्टैटिक, और इसमें था स्पीसीज इज कंसिडर्ड टू बी डायनामिक। स्पीसीज इज कंसिडर्ड टू बी स्टैटिक, और इसमें क्या होगा, स्पीसीज इज considered to be dynamic। देखो, पहला डिफरेंस है कि क्लासिकल में स्पीसीज ऑक्युपाई द सेंट्रल पोजीशन, जबकि उसके वैरायटीज को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। मॉडर्न टैक्सोनॉमी में इसके उलट स्पीसीज एंड देयर वेरिएशन सभी को सेंट्रल पोजीशन ऑक्युपाई किया हुआ है। सेकेंड, मॉर्फोलॉजिकल डेफिनेशन बोल सकते हो दिया जाता है यहाँ पे स्पीसीज का, जबकि यहां पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं, हम लिख दो बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ अ स्पीसीज किया जाता है। बायोलॉजिकल क्यों लिखे, कि इसमें सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेस पर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई नहीं किया जाता है। मॉर्फोलॉजी के साथ एनाटॉमी, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी, ऑल दिस कैरेक्टर्स आर इंक्लूडेड। एंड फाइनली स्पीसीज कंसिडर्ड स्टैटिक, जबकि मॉडर्न टैक्सोनॉमी में स्पीसीज को माना जाता है डायनामिक, यानी इसका बहुत सारा वेरिएशन को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जबकि क्लासिकल में इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है वेरिएशंस को। ओके, दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टैक्सोनॉमिक हियरार्ची। टैक्सोनॉमिक हियरार्ची, नेक्स्ट टॉपिक। टैक्सोनॉमिक हियरार्ची। टैक्सोनॉमिक हियरार्ची, टैक्सोनॉमिक हियरार्ची में क्या होगा, इट इज द फ्रेमवर्क इन विच इट इज the framework in which, ये एक फ्रेमवर्क है in which the taxonomic group, in which the taxonomic groups are arranged, taxonomic groups are arranged in a definite order। इसमें टैक्सोनॉमिक ग्रुप को अरेंज किया गया है एक डेफिनेट ऑर्डर में, फ्रॉम हायर टू लोअर कैटेगरी, फ्रॉम हायर टू लोअर कैटेगरीज, फ्रॉम हायर टू लोअर कैटेगरी। तो टैक्सोनॉमिक हियरार्ची एक फ्रेमवर्क है जिसमें टैक्सोनॉमिक ग्रुप को अरेंज किया गया है एक डेफिनेट ऑर्डर में, और वो ऑर्डर क्या है, हायर टू लोअर कैटेगरी। ठीक है, कैसा है इसको याद रखने के लिए क्लू है कि पॉट, क्लीन और फैमिली, गेट, सिट, ये एक क्लू वर्ड है। K for kingdom, P for phylum, C for class, R for order, family for family, G for genus,
एंड एस फॉर स्पीसीज। तो ये है कैटेगरी हाई टू लो, ठीक है। यानी यहां पे जो किंगडम है इट इज द हाईएस्ट एंड जो स्पीसीज है इट इज द लोएस्ट कैटेगरी। ठीक है। अब स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला पॉइंट क्या निकला यहां पे, स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ classification and kingdom is the highest unit of classification. Kingdom is the highest unit of classification. Kingdom क्या है? It is the highest unit of classification. ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, प्लांट किंगडम और एनिमल में कुछ थोड़े से चेंजेस करने हैं। जैसे हम फाइलम जो वर्ड है, फाइलम जो वर्ड है ये एनिमल के लिए यूज करते हैं, लेकिन जब हम एनिमल प्लांट के केस में आएंगे तो फाइलम के बराबर का कैटेगरी होगा डिवीजन। हम डिवीजन ब्रायोफाइटा लिखते हैं, फाइलम ब्रायोफाइटा नहीं लिखते हैं, हम फाइलम आर्थ्रोपोडा लिखते हैं, डिवीजन फॉर प्लांट्स। नेक्स्ट जो ऑर्डर है इसके बदले हम यूज करेंगे कोहोर्ट फॉर प्लांट के लिए, पर मॉडर्न डे में ऑर्डर ही दोनों के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है। अब इस पूरे टैक्सोनॉमिक हियरार्ची को लीनियर हियरार्ची भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर हियरार्ची। क्यों? क्योंकि इसको कैरोलस लीनियस ने डिस्क्राइब किया था। किसने डिस्क्राइब किया था? हाँ, कैरोलस लीनियस ने। ठीक है। अब इस क्लासिफिकेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, इस क्लासिफिकेशन को टैक्सोनॉमिक हियरार्ची को सिंप्लीफाई करने के लिए, इन ऑर्डर टू मेक द टैक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ अ स्पीसीज मोर प्रिसाइज, टैक्सोनॉमिक्स पोजीशन ऑफ द स्पीसीज को मोर प्रिसाइज करने के लिए क्या किया गया, कुछ कैटेगरीज को इन बिटवीन दिस मेन कैटेगरी ऐड किया गया, जिसको इंटरमीडिएट कैटेगरीज कहा गया। जैसे सब किंगडम, सब फाइलम, सब ऑर्डर, सब फैमिली। जैसे कि किंगडम के नीचे आ गया सब किंगडम, फाइलम के नीचे आया सब फाइलम, क्लास के नीचे आया सब क्लास, ऑर्डर के नीचे आया सब ऑर्डर। तो ये टैक्सोनॉमिक पोजीशन को जो है वो और ज्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए यूज किया गया, और इन सभी को कहा गया इंटरमीडिएट कैटेगरी। क्या कहा गया? इंटरमीडिएट कैटेगरीज। ओके, तो ये हो गया टैक्सोनॉमिक हियरार्ची का बेसिक कंसेप्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।